हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो जो ये केमिकल कंपाउंड्स थे, जो केमिकल जो रिलीज होते हैं सेल्स में कम्युनिकेशन के लिए और किसी जो है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बॉडी में, उन्हें जो है हार्मोन कहा जाता है। और ये हार्मोन्स किस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन। कोई गिलहरी होती है, वो एक जो है इस तरह की सिचुएशन में पड़ गई, स्कैरी सिचुएशन में, जहाँ उसे डर लग रहा है। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे। उनके जो शरीर को या तो फाइट करना होता है या फिर जो है वहाँ से भागना होता है। तो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वे। अब ये दोनों ही जो एक्टिविटीज़ हैं, लड़ने की एक्टिविटी और जो वहाँ से भागने की एक्टिविटी, इन दोनों में ही जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। Main tissue type will be used and their activities integrated together in these actions. However, the two alternate activities, fighting और running, are also quite different. दोनों ही एक्टिविटीज़ जो, एक तो भागना हो गया और एक जो है लड़ना हो गया, वो दोनों ही एक्टिविटीज़ जो है वो अलग अलग है। सो हियर ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। तो इसके लिए जो है बॉडी में पहले से ही जो है वो प्रिपरेशंस जो है की जाती है। दिस प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू आइदर एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। तो ये प्रिपरेशन इस तरह की होती हैं कि जिससे कि जो फाइटिंग या रनिंग अवे, लड़ने के लिए और वहाँ से भागने के लिए, दोनों में ही जो है वो उससे पहले जो है उसको प्रिपेयर जो है होती है बॉडी उसके लिए। तो ये कैसे अचीव होता है, ये पता कैसे लगता है, ये किस तरह से जो है वो बॉडी इसके लिए प्रिपेयर होती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। द बॉडी डिजाइन इन स्क्वायरल relied only on electric impulses via nerve cell. The range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide the wide-ranging changes needed. तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू ये हो रहा है तो वो लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो चीज़ है वो केमिकल सिग्नल्स की तरह केमिकल सिग्नल्स के द्वारा होगा तो ये जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, हर एक सेल तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। ठीक है। दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन। ये जो काम होता है ये जो है ह्यूमंस में हो चाहे स्क्वायरल में हो, इसके लिए एक हार्मोन होता है जो इसका नाम होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहलाता है। इसमें जब एड्रेनलिन जो है रिलीज होता है, एड्रेनलिन जो है वो उन सिचुएशंस में रिलीज होता है जहाँ पे हमारी बॉडी को लगता है कि इट इज़ डेंजरस, मतलब कि कोई सिचुएशन है वो अगर बॉडी अगर उसको फील करती है कि ये डेंजर है तो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और उस हार्मोन की वजह से जो है आगे बॉडी जो है उस पर एक्ट करती है कि वहाँ उस सिचुएशन में क्या करना है। इस तरह की स्कैरी सिचुएशन में एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और ये जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो एड्रेनलिन है वो ब्लड में रिलीज किया जाता है और इसके बाद में ये हर शरीर के जो है सारे हिस्सों तक पहुंच जाता है। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। अब जो टारगेट ऑर्गन्स हैं कहाँ कहाँ पे एक्ट होता है मेनली, तो इसमें एक तो हार्ट पे एक्ट होता है। मतलब कि अगर हार्मोन जो है रिलीज होगा तो हार्ट बीट हमारी तेज हो जाएगी, रिजल्टिंग इन सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। और इसमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे हमारे जो ब्लड सेल्स है उनको जो है ज़्यादा जो है ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी कि हार्ट जो है तेज़ी से धड़कने लगेगा। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स। और इस सिचुएशन में जो हमारे स्टमक को जो है ब्लड जो है वो कम मिलेगा तो जो डाइजेशन जो एक्टिविटीज़ है वो बंद हो जाएंगी, डाइजेशन वगैरह बंद हो जाएगा और स्किन को जो ब्लड मिलता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो छोटी जो आर्टरीज हैं इन ऑर्गन्स में, स्मॉल आर्टरीज के अराउंड जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, दीज डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। ये जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो स्मॉल आर्टरीज के वहाँ पे, और जो ये ब्लड होता है वो डाइवर्ट होता है हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ, मतलब एक्ट करने का टाइम आ गया।
द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ आवर कॉन्ट्रेक्शन टू द डायफ्राम। जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो रिब मसल है वो भी इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इन दोनों ही रीजन्स की वजह से जो हमारा स्केलेटल मसल है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उन तक जो है ब्लड जो है फ्लो अच्छे से पहुंचता है। ऑल दीज रेस्पॉन्सेज टुगेदर एनिमल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विथ सिचुएशंस, और हमारा शरीर जो है वो लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। उस समय जो डाइजेशन है वो एक तो स्लो हो जाएगा, और हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। All the responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of the endocrine system, which constitute a second way of control and coordination in our body. ये जो हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि जो है दूसरा तरीका है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। पहला नर्वस सिस्टम हो गया, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स जो होते हैं उनमें हार्मोन होते हैं टू कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ, लेकिन हमारे जो एनिमल हार्मोन होते हैं उनका क्या काम होता है? हमारे शरीर में जो है वो ऐसा नहीं कि हम एक एक डायरेक्शन में ग्रो करते जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइट एंड ग्रेविटी, कि लाइट की वजह से एक ही डायरेक्शन में ग्रो करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्लांट्स में होता है सिर्फ। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग more in one direction or the other depending on the light and gravity, but if we think about it a bit more, it will become evident that even in animal bodies the growth happens in carefully controlled places. Plant will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. तो प्लांट बॉडी में तो कई सारी लीव्स जो है अलग अलग जगह पे उग जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में भी कहीं पे भी जो है वो जो ऑर्गन्स है वो जो ग्रो करना शुरू कर देंगे। मतलब कि हमारा जो वी डो नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। दिस डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। और ये हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है वो मेंटेन किया जाता है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है बचपन से ही। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेट्स एग्जामिन some example to understand how hormones help in coordinated growth। कैसे हमारा जो हॉर्मोन्स हैं, हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो किस तरह से इस ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज सॉल्ट एनरिच्ड विद आयोडीन। नमक के पैकेट्स के हम ऊपर नमक के पैकेट्स पर हम देखते हैं कि उस पर लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, मतलब आयोडीन से युक्त नमक। तो आयोडीन अगर उसमें है तो आयोडीन क्यों ज़रूरी है? आयोडीन जो है हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के काम आता है। आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के काम आता है, और आयोडीन की वजह से ही जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है, और वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है। तो थायरोक्सिन रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन केस आयोडीन इज डिफिशिएंट इन आवर डाइट, देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गोइट्री। तो गोइट्री जो है ना एक बीमारी होती है जिसमें गला जो है वो फूल जाता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। ये जो बीमारी होती है ये आयोडीन की कमी से होती है, और इसी वजह से हम जो है हमें आयोडीन से युक्त जो है नमक खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। वन ऑफ द सिम्टम्स इन द डिजीज इज स्वॉलन नेक। इस डिजीज का जो सिम्टम है वो है स्वॉलन नेक, मतलब कि सूजी हुई जो गर्दन होती है वो। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? समटाइम्स वी come across people who are either very short or extremely tall। तो कई लोग बहुत लंबे होते हैं, कई लोग बहुत बौने होते हैं। Have you ever wondered how this happens? Its name indicates growth hormone regulates growth and development of the body. Growth, if there is deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism। अगर किसी में ये हार्मोन की कमी है तो वो जो है वो बौना होगा, अगर इसमें किसी में जो है इसकी अधिकता है तो वो लंबा होगा। Do you know anyone in your family or friend who has been advised by the doctor take less sugar in their diet? तो आप जो है आपकी फैमिली में भी कई लोग होंगे जिनको एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप जो है वो अपने खाने में कम से कम शुगर जो है यूज़ करें, क्योंकि दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़।
एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन है जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. As a treatment, they might be taking injections of insulin. This is the hormone which is produced by pancreas to help in regulating blood sugar levels. ये ब्लड शुगर के लेवल्स को रेगुलेट करने का काम करता है इंसुलिन. और अगर किसी में इंसुलिन की कमी है, जेनेटिकली अगर उसमें कमी है, तो उसको डायबिटीज़ जो है वो हो जाएगी. और जो है इंसुलिन जो हार्मोन है वो पैंक्रियाज जो ग्लैंड होती है हमारे शरीर की, वहाँ से रिलीज होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है. इफ़ इट इज़ नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स. तो अगर ये जो है प्रॉपर अमाउंट में अगर ये रिलीज़ नहीं हो रहा है बॉडी में, तो इसकी वजह से जो है वो शुगर लेवल हमारा बढ़ सकता है. और इसी वजह से जो है ये डायबिटीज़ जो डिजीज़ होती हैं वो होती हैं. इफ़ इट इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, वी नीड अ मैकेनिज्म through which it is done. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. अब ये जो इतना इम्पोर्टेंट है कि कितनी क्वांटिटी में रिलीज होना है, कब रिलीज होना है, ये सारा जो चलता है वो फीडबैक मैकेनिज्म से चलता है. तो इसका एग्जांपल है, फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, उसका एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि शुगर लेवल जो है ब्लड में वो बढ़ गया, और दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज विच रिस्पॉन्डेड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. तो अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा इंसुलिन जो है वो रिलीज होने लग जाएंगे. एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस्ड. और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल डाउन होता है तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है. तो ये फीडबैक मैकेनिज्म पे चलता है, जहाँ ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो है वो ये हार्मोन रिलीज होता है. जब ज़रूरत होती है तब रिलीज होता है. जैसे एड्रिनल हार्मोन है, तो वो एड्रिनल हार्मोन ऐसी सिचुएशन में रिलीज होगा जहाँ पे हम कहीं पे स्कैरी सिचुएशंस में हैं, डेंजर में फंसे हुए हैं, तो उस समय जो है वो एड्रिनल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है. ग्रोथ हार्मोन में जो है पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को सारे ऑर्गन्स में. थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है. इसके बाद इंसुलिन जो होता है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को. इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस ग्लैंड से जो है वो सीक्रेट होते हैं. और ऐसे ही ओवरीज से जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं. तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल में जो है कई सारे जो चेंजेस होते हैं, एडल्सेंस में जो चेंजेस होते हैं, जैसे जो है फेशियल हेयर्स का आना, और जो जेनिटल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो सब इस पर निर्भर करता है. फीमेल्स में जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो गए, या रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलेट होती है हर 28 डेज में. इसके बाद है रिलीजिंग एड्रेनलिन हार्मोन. तो एड्रेनलिन हार्मोन जो कि हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसका, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है एनिमल्स में. एनिमल्स में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन्स की फॉर्म में होता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तब होता है. फीडबैक मैकेनिज्म से ये चलता है. कई सारे हार्मोन्स हमने पढ़े हैं इसमें, इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, तो ये सारे हैं. वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल. आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ क्यों किया जाना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं कि आयोडीन जो नमक होता है आयोडीन से युक्त, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट. तो हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है एड्रेनलिन. तो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होने पर हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि जो मसल सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, उनकी तरफ जो है वो ब्लड डाइवर्ट हो जाता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो डाइजेशन के लिए जो ब्लड होता है वो सप्लाई कम हो जाती है. हार्ट बीट हमारी फास्ट हो जाती है. ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. तो ये जो है एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होती हैं चेंजेस हमारे शरीर में. वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन जो है वो क्यों दिया जाता है. इंसुलिन दिया जाता है कि अगर किसी पेशेंट में, डायबिटीज़ के पेशेंट में, अगर इंसुलिन जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उसकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाती है, और उसी वजह से उसको जो है वो इंसुलिन जो है एक्सटर्नली जो है वो इंजेक्ट किया जाता है उसके शरीर में, ताकि जो है ब्लड शुगर लेवल डाउन हो. तो इस वजह से जो है वो इंसुलिन दिया जाता है. और कई सारे इसमें क्वेश्चन हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. तो प्लांट हार्मोन जो है इसमें साइटोकिनिन है. दूसरा, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स बोला जाता है इसको. द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज, थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स
रिसेप्टर्स का काम होता है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। रिसेप्टर्स वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है डैमेज हो सकती है। इन केस हमारे रिसेप्टर्स जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम इस तरह की हो सकती है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर्ली रिसीव नहीं होगी। तो मान लो कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है, हमारी बॉडी उससे डैमेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसके फंक्शंस बताने हैं। फंक्शंस क्या होते हैं न्यूरॉन के? जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको ये कैरी ऑन करता है, आगे बढ़ाता है, और डेंड्राइट्स पे रिसीव होते हैं सिग्नल्स, और उसके बाद में एक्सॉन के अलोंग जो है वो नर्व एंडिंग तक जाते हैं। नर्व एंडिंग पे फिर केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल रिलीज होकर के नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है जो लाइट की तरफ प्लांट का जो है ग्रो होना, या लाइट से दूर जो ग्रो होना। तो रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, लाइट से दूर होते हैं, और जो शूट पार्ट है प्लांट का वो लाइट की तरफ ग्रो होता है। तो इस ये जो है फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाती है तो कई सारे सिग्नल्स जो है डिसरप्ट हो जाएंगे। इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस जो है हमारे वो मेन है, क्योंकि वहाँ पे जो है रिफ्लेक्स आर्क्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो कई सारी डैमेज वहाँ पे हो सकती है, कई सारी चीज़ें। इसके अलावा जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एक जगह गैदर होती है बंडल की फॉर्म में, तो उससे और भी तरह के जो है हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। देखिए हमने देखा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, जैसे कि ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था हमने कि किस तरह से वो जो है डार्क साइड में डिफ्यूज होता है, और उसकी वजह से उसका जो स्टेम है वो ग्रो करता है और वो जो है लाइट की तरफ मुड़ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बॉडी की ग्रोथ कितनी होनी है, किस सिचुएशन में किस तरह से जो है वो एक्ट करना है, ये सारा सिस्टम जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। हाउ डज हाउ आर द इन्वॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन्वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो सिचुएशन की नीड होती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें ब्रेन यूज़ नहीं होता है, इन्वॉलंटरी में ब्रेन यूज़ होता है। ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है इन्वॉलंटरी एक्शन को, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनमें ब्रेन का रोल नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है वो, और वो स्पॉन्टेनियस होते हैं बिल्कुल। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्वस और हार्मोनल जो मैकेनिज्म है, हार्मोनल जो मैकेनिज्म है, जो केमिकल हार्मोन्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमने देखा कि वो सारी सेल्स तक जो है उसके सिग्नल्स पहुंचते हैं, और नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल्स हैं वो उसी तक पहुंचेंगे, उसी सेल तक पहुंचेंगे जहाँ से वो कनेक्टेड है। दूसरा, उसमें रीसेट होने के लिए उसको टाइम चाहिए। केमिकल जो है कोऑर्डिनेशन में इस तरह का कोई टाइम नहीं चाहिए, और ये सारी सेल्स तक पहुंचता है। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, और हाँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है वो नहीं होता है वाटर। हाँ, एक तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन ही है, और सेंसिटिव प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, और वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम ज़्यादा होकर के वो श्रिंकिंग और एक्सपेंडिंग जो है वो मसल्स की होती है। लेकिन जहाँ पे हमारे लेग्स के मसल्स की बात है तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो होते हैं, हमारे लेग्स के मसल में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं वो जो है मोटर न्यूरॉन्स उस मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है इसमें होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे। वो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो हम आगे जो आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू।